हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस कैरियर। आज की इस वीडियो में फिर से आप वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के फर्स्ट ईयर के सीबीटी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कि सभी ट्रेड के लिए ये कॉमन होने वाला है। ठीक है, और ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को भारत स्किल नियमित पैटर्न पे आधारित है, जो कि आपके सीबीटी एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, वहां से ये क्वेश्चन बना है। ठीक है, मॉक टेस्ट के लिए आप www.successcareer.co.in पर जाकर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन का। और यदि अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सक्सेस कैरियर को, तो सब्सक्राइब कर दें। चलिए, आज की जो सेशन है पार्ट 5 होने वाला है। पार्ट 5 आप लोग देखेंगे, जैसा कि मैं आप लोगों को 1 से लेकर 4 तक वीडियो अपलोड कर दिया हूं, उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया हूं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यदि आपने पिछले वीडियो सभी नहीं देखे हैं तो वीडियो को देख लीजिए। मैं ये जो सीरीज चला रहा हूं, टोटल आप लोगों को 25 सीरीज में आप लोगों को कंप्लीट करूंगा फर्स्ट ईयर के पूरे इंपॉर्टेंट वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के। और ये ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आप लोग मैं ये मानकर आप लोगों को पढ़ा रहा हूं कि आप लोग कुछ भी नहीं पढ़े हैं और आपके कॉलेज में कुछ भी नहीं पढ़ाया गया है। बिल्कुल मैं जीरो से स्टार्ट किया हूं और एक एक क्वेश्चन इतने डिटेल से मैं बताऊंगा आप लोगों को कि आपने अभी तक अपनी क्लास में भी नहीं पढ़ा है ना, तो उससे बेस्ट तरीके से आप यहाँ पे पढ़ेंगे, ये मेरी दावा है। और मैं पूरी अपनी कोशिश आप लोगों के लिए लगा दूंगा कि आप लोग को जीरो से ही स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो पार्ट 5 पे हम लोग आ गए। चलिए, 41 नंबर के क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि 40 तक क्वेश्चन में आप लोगों को बता दिया था। दिया, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ लो कार्बन स्टील। ठीक है, लो कार्बन स्टील की दूसरा नाम क्या है। ठीक है, लो कार्बन स्टील की दूसरा नाम क्या है। लो एलॉय स्टील या हाई एलॉय स्टील या हाई स्पीड स्टील या माइल्ड स्पीड। तो यहाँ देखिए, लो कार्बन स्टील जो है इसको अन्य नाम से जानते हैं, माइल्ड स्टील के नाम से। ठीक है, अब यहाँ पे लो एलॉय स्टील, हाई एलॉय स्टील और हाई स्पीड स्टील, ये सभी होता क्या है, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा अच्छे से जान लेंगे, तो आने वाले आगे के जो क्वेश्चन है आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से आप लोग कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। 3 तरह की इस स्टील होती हैं। स्टील जो है, तो 1 मिनट में इसको कर दूं, यहाँ पे स्टील आप लोग को बता दूं डिटेल से। स्टील जो है ये 3 प्रकार के हमने बताया। पहला जो होता है लो कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील। अब लो कार्बन स्टील क्या होता है, इसको याद रखेंगे। तो लो कार्बन स्टील में जो देखिए कार्बन की जो मात्रा है ना, उसी से लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील बनता है। तो पहला हो गया लो कार्बन स्टील, दूसरा हो जाएगा दूसरा जो हो जाएगा मीडियम कार्बन स्टील, यानी कि मध्यम कार्बन स्टील, और तीसरा जो होगा ये उच्च कार्बन स्टील, यानी कि हाई कार्बन स्टील। अब ये कार्बन स्टील सब है, लेकिन इसमें लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील बदल क्यों जा रहा है, तो ये देखिए कार्बन की जो परसेंटेज वैल्यू होती है इसमें बदलता है, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे हम डिनोट करते हैं। जैसे लो कार्बन स्टील में जो कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है 0.25% से कम होता है, 0.25% से कम होता है, तो वो क्या होगा, लो कार्बन स्टील होगा। अब बात आती है मध्यम कार्बन स्टील की। तो मध्यम कार्बन स्टील की जो कार्बन की मात्रा होती है ये 0.3 से लेकर 0.6% तक होती है कार्बन की मात्रा स्टील में, तो वो क्या होता है, मीडियम कार्बन स्टील होता है। फिर आता है हाई कार्बन स्टील। तो हाई कार्बन स्टील जो होता है ना, 0.6% से लेकर 1.5% तक यदि कार्बन की मात्रा होती है, तो ये क्या होता है, हाई कार्बन स्टील होता है। तो ये 3 कार्बन स्टील में आप लोगों को अच्छे से बता दिया। और इसी में जो निम्न कार्बन स्टील है, निम्न कार्बन स्टील यानी कि लो कार्बन स्टील को, इसी को माइल्ड स्टील के नाम से जाना जाता है। माइल्ड स्टील का मतलब होता है मृदु इस्पात। ठीक है, मृदु इस्पात, माइल्ड स्टील। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और पूरी डिटेल भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 42 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। दिया, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्नेस टू ऑब्टेन कास्ट आयरन। ढलवा लोहा बनाने के लिए किस भट्टी का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हम आप लोगों को समझाएंगे। जो एक तो कास्ट आयरन बनाने के लिए जो भट्टी प्रयोग में लाते हैं वो, और दूसरा जो अयस्क है, अयस्क और जिसे बोलते हैं ORE, अयस्क। ठीक है, जो कि जमीन से ऐसे निकलता है खनिज पदार्थ, उसी को अयस्क बोलते हैं। खानों से निकली हुई लौह अयस्क होता है, जो कि रासायनिक विघटनों करके उसके कच्चा लोहा प्राप्त किया जाता है। तो 2 तरह के हम यहाँ पे आप लोग को फर्नेस पढ़ाने वाले। फर्नेस में होता है भट्टी। ठीक है, फर्नेस में क्या होता है, भट्टी होता है। तो पहला जो फर्नेस है, जब हम लोग लौह अयस्क को किसी खान से निकालेंगे
तो जब वो क्या रहेगा, बिल्कुल खनिज के रूप में रहेगा, अयस्क के रूप में रहेगा। तो एक होता है ब्लास्ट फर्नेस। तो जब खनिज खानों से खोद कर निकाल लिया जाता है तो उसमें बहुत सी अशुद्धियाँ होती हैं। उन अशुद्धियों को साफ करने के लिए ये जो खनिज है ना, इसको किस में डाला जाता है, ब्लास्ट फर्नेस में डाला जाता है। किस में डाला जाता है, ब्लास्ट फर्नेस में डाला जाता है। और ये जब ब्लास्ट फर्नेस, इसी को बोलते हैं वात्या भट्टी। क्या बोलते हैं, ब्लास्ट फर्नेस को ही वात्या भट्टी बोलते हैं। और इसमें कोक लौ अयस्क को डाल देंगे, अयस्क को गालक मिला देते हैं और कोक मिलाकर इसमें से अशुद्धियों को बाहर निकाल देते हैं। तो जो हमें प्राप्त होता है, अयस्क से जो प्राप्त होता है, उसे हम लोग बोलते हैं पिग आयरन। पिग आयरन बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, जो अयस्क है और जो है और को वात्या भट्टी में डालकर उसमें से अशुद्धि निकाल लेते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, पिग आयरन मिल जाता है। पिग आयरन बोले तो कच्चा लोहा मिल जाता है। अब इस कच्चे लोहे को हम लोग एक और भट्टी में डालते हैं, क्या बनाने के लिए, ढलवा लोहा बनाने के लिए। तो उस भट्टी का नाम यानी कि लौ अयस्क जो है, इससे हम लोग कच्चा लोहा जो है, इससे हम लोग ढलवा लोहा प्राप्त करने के लिए, ढलवा लोहा प्राप्त करने के लिए जिस भट्टी का इस्तेमाल करते हैं उसी को बोलते हैं क्यूपोला भट्टी। क्या बोलते हैं, क्यूपोला भट्टी। ठीक है, तो याद रखिएगा, मैं दो भट्टियां आप लोग को बताया, दोनों इंपॉर्टेंट है। एक मैंने भट्टी बताई, एक को ब्लास्ट फर्नेस मैंने बताया, ब्लास्ट फर्नेस वात्या भट्टी, और एक को मैंने बताया क्यूपोला भट्टी। क्या बताया, क्यूपोला। अब ब्लास्ट फर्नेस में क्या डाला जाता है, खनिज डाला जाता है, ओर डाला जाता है, और ओर से खनिज जो डाला जाएगा इससे क्या निकल कर आता है, तो ये निकल कर आता है पिग आयरन यानी कि कच्चा लोहा। और इस कच्चे लोहे को फिर क्यूपोला भट्टी में डाला जाता है। तो इससे हमें क्या प्राप्त होता है, क्यूपोला भट्टी से हमें ढलवा लोहा प्राप्त होता है। तो अब आपका ये क्वेश्चन से आंसर मिल गया होगा, ढलवा लोहा बनाने के लिए किस भट्टी का उपयोग किया जाता है, तो क्यूपोला का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ब्लास्ट फर्नेस का मैं बता दिया, जो खनिज पदार्थ है उसको जो खनिज पदार्थ है ना, ब्लास्ट फर्नेस में डालकर रिडक्शन प्रक्रिया के द्वारा हम लोग कच्चा लोहा प्राप्त करते हैं, और उस कच्चे लोहे के पोला भट्टी में डालकर हम क्या प्राप्त करते हैं, ढलवा लोहा प्राप्त करते हैं। अब स्टील की उत्पादन देखेंगे। स्टील जो है, यहाँ पे तरह तरह की स्टील है, माइल्ड स्टील है, स्टील रिवर्ट बैटरी है, एलॉय मेटल इलेक्ट्रिक फर्नेस है। तो ये स्टील उत्पादन की प्रोसेस है। अब स्टील उत्पादन की जो प्रोसेस है, मैं और अन्य है जो बता देना चाहता हूं। बेसेमर प्रोसेस होता है स्टील उत्पादन में, एक एलडी प्रोसेस होता है। ये सब प्रोसेस है, बस आपको याद रखना है, एलडी प्रोसेस। फिर इलेक्ट्रिक प्रोसेस होता है, जो कि किसके इस्तेमाल में होता है, ये सभी उत्पादन करने के लिए, किसका, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए इस्पात का प्रयोग में लाया जाता है। कौन कौन सा, बेसेमर प्रोसेस, एलडी प्रोसेस, विद्युत उपक्रम यानी कि इलेक्ट्रिक प्रोसेस, और एक और होता है ओपन हर्थ प्रोसेस। ठीक है, तो ये चार जो प्रक्रिया हैं स्टील उत्पादन में की जाती हैं। तो हमें उम्मीद है ये भी आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखिए 43 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, और आगे आपको एक लिस्ट दूंगा जो आपको याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो लिस्ट याद हो जाएगा ना तो आप लोग को जो धातुओं वाला चैप्टर है ना वो क्लियर हो जाएगा। वर्कशॉप कैलकुलेशन से आपका क्वेश्चन इस चैप्टर से काफ़ी बनता है। तो चलिए देखिए, पहले यहाँ पे विच फर्नेस इज यूज टू गेट पिग आयरन फ्रॉम आयरन ओर। अभी मैं बताया हूँ ना, ओर यानी कि जो अयस्क होता है, अयस्क को किस में डाला जाता है, तो ये ब्लास्ट फर्नेस में डाला जाता है। किस में डाला जाता है, ओर यानी कि जो खनिज है। देखिए यहाँ पे लौ अयस्क से पिग आयरन का मतलब होता है कच्चा लोहा बनाने के लिए किस भट्टी का उपयोग किया जाता है, लौ अयस्क। कोई भी अयस्क है उसको सबसे पहले किस में डालते हैं, ब्लास्ट फर्नेस में डालते हैं। तो ब्लास्ट फर्नेस से अशुद्धियाँ निकाल लिया जाता है, तो क्या बन जाता है, पिग आयरन बन जाता है। देखिए मैं ऊपर का क्वेश्चन कराया, लेकिन आपका यहाँ पे आंसर मिल चुका है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, ब्लास्ट फर्नेस का प्रयोग करते हैं ना, किसी भी अयस्क से पिग आयरन प्राप्त करना है, कच्चा लोहा प्राप्त करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ब्लास्ट फर्नेस का इस्तेमाल करेंगे। देखिए मैं क्वेश्चन को कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से समझा दूँ कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आ जाए, तो इससे जुड़ी सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाए, आप अच्छे से कर पाए। चलिए 44 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, दिया है विच मेटल इज यूज्ड वाइडली यूज फॉर मेकिंग कास्टिंग फॉर मशीनरी पार्ट। मशीनरी भागों को ढलाई बनाने के लिए किस धातु का व्यापक रूप से उपयोग करते हैं। तो देखिए कोई भी मशीनरी पार्ट है ना, जो आधार बनाने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, जैसे लेथ मशीन की जो बॉडी है उसको बनाने के लिए प्रयोग करते हैं, तो उसमें हम लोग कौन सा प्रयोग में लाते हैं, तो तरह तरह के हम लोग ढलवा लोहा प्रयोग में लाते हैं। अब तरह तरह की ढलवा लोहा होती है। कोई भी मशीनरी पार्ट है जो भारी है, जैसे बेड हो गया, मशीन का बेड हो गया,
तो ये मजबूत अवस्था में होनी चाहिए, तो हम ढलवा लोहा का इस्तेमाल करते हैं। पहली बात तो ये याद रखिएगा मशीन का। अब तरह तरह के ग्रे कास्ट आयरन होता है, वाइट कास्ट आयरन होता है, मेल्बिलिटी कास्ट आयरन होता है, या राइट आयरन होता है। तो देखिए सबसे पहले हम जानेंगे ग्रे कास्ट आयरन, इसका प्रयोग कहाँ होता है। तो देखिए जो ग्रे कास्ट आयरन है, जिसे हम लोग भूरा ढलवा लोहा बोलेंगे या धूसर ढलवा लोहा भी बोलेंगे, इसकी जो प्रयोग है ग्रे कास्ट आयरन का, तो ये मशीन के पुर्जों की ढलाई में इसका प्रयोग प्रधानता के साथ किया जाता है, क्योंकि इसका मशीनन आसानी से किया जाता है। ठीक है, और तो आपको पता चल गया इसमें मशीन की पुर्जों बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्रे कास्ट आयरन प्रयोग में लाते हैं। नेक्स्ट है वाइट कास्ट आयरन। ठीक है, तो वाइट कास्ट आयरन का प्रयोग हम लोग देखेंगे कि इसका क्या किया जाता है। तो ये वाइट कास्ट आयरन जो है, इसका प्रयोग कठोर होने के कारण, ये क्या होता है, कठोर होता है, इसके कारण मशीनिंग कठिन होता है। फलस्वरूप इसका उपयोग जो है अपघर्षण रोधी अवयव के लिए किया जाता है, यानी कि अपघर्षण के माध्यम से कोई चीज़ घिस कर निकालना है, वाइट कास्ट आयरन का प्रयोग करेंगे। जैसे हमारा फाइल है ना, फाइल जो हमारा वर्कशॉप में होता है, आप लोग देखे होंगे फीटर क्लास होगी, तो ये फाइल किसका बना होता है, वाइट कास्ट आयरन का। ठीक है, अब अगला जो है मेल्बिलिटी कास्ट आयरन, तो ये होता है कास्ट आयरन मेल्बिलिटी। इसमें जो होता है थोड़ा ये धातु वर्धनीय होता है, यानी कि इसके द्वारा क्या कर सकते हैं हम लोग, तो या इसके द्वारा हम लोग लंबी अवधि तक ऊष्मा उपचारित करने के लिए धातु वर्धनीय ढलवा लोहा प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट है रॉट आयरन। तो रॉट आयरन किसको बोलते हैं, तो ये रॉट आयरन जो होता है लोहे का सबसे शुद्ध रूप होता है, पिटवा लोहा, यानी कि रॉट आयरन। रॉट आयरन ये लोहे का सबसे शुद्ध रूप होता है। इसमें आप लोग मानिए कि 99.9% लोहा होता है। अब आंसर देखेंगे 44 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो मशीन की पुर्जों बनाने के लिए अभी हम क्या बताया आपको, ग्रे कास्ट आयरन का बताया, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बाकी मैं सभी का डिटेल भी बता दिया, तो अब इससे आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो नहीं छोड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसके बाद हम ये लिस्ट आप लोगों को बताऊंगा जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये लिस्ट आपने देख लिया ना, तो मुझे नहीं लगता कि आपका जो धातु चैप्टर है, धातु चैप्टर, उस चैप्टर से आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा। चलिए, दिया है विच मेटल कैन नॉट बी फोर्ज। ठीक है, इनमें से किस धातु को फोर्ज नहीं किया जा सकता। फोर्ज मतलब होता है एक कोई वस्तु बनाने की प्रक्रिया है, फोर्जिंग, कास्टिंग। ठीक है, तो फोर्ज का मतलब होता है कि एक तरह से कोई वस्तु को गलाकर उसे फोर्ज कर दिया जाता है, यानी कि उसे जमा दिया जाता है, तो उसी प्रोसेस को हम लोग फोर्ज कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कास्ट आयरन जो होता है, इसे हम लोग फोर्ज नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब कुछ कास्ट आयरन है जो कास्ट आयरन में मैं आप लोग को ढलवा लोहा में कई बताए थे, जैसे ग्रे कास्ट आयरन, वाइट कास्ट आयरन, ठीक है, मेल्बिलिटी कास्ट आयरन। तो कुछ होते हैं जिन्हें मतलब फोर्ज करना बहुत मुश्किल होता है ढलवा लोहा को। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कास्ट आयरन हो जाएगा। इसे फोर्ज नहीं किया जाता है, कास्ट आयरन को कास्टिंग की जाती है, यानी कि ढलाई की जाती है। ठीक है, कास्टिंग की जाती है, कास्ट आयरन को क्या किया जाता है, कास्टिंग की जाती है। चलिए अब इंपॉर्टेंट चार्ट को हम लोग डिस्कस करते हैं, जिससे कि आपके एग्जाम में आप लोग को दो चीज़ें धातु चैप्टर से याद करना है। पहला मैं आप लोग को लो कार्बन स्टील बताया, लो कार्बन स्टील। दूसरा क्या बताया था, 3 तरह के स्टील होते हैं, लो कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील और मीडियम कार्बन स्टील। ठीक है, लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील। लो कार्बन स्टील के लिए याद करिएगा कितना बताया था, तो ये 0.25% से कम कार्बन की मात्रा रहेगी तो वो लो कार्बन स्टील होता है। मीडियम कार्बन स्टील तो 0.25 से लेकर 0.6% रहेगा, तो ये क्या होता है, मीडियम कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील के लिए क्या बताया था हमने, 0.6 से लेकर 1.5% तक यदि आपका ये रहता है तो ये कौन सा होता है, हाई कार्बन स्टील। ये आपको याद रखना है, तो ये तो आपको याद हो गया होगा। दूसरा ये चार्ट याद करना है, जैसे मान लीजिए कि मैं तन्यता बनूं, तन्यता, आघातवर्धनीयता, भंगुरता, प्रत्यास्थता, कार्बन संयोजकता, ढलाई, ये सभी क्या है, ये पदार्थ की गुण है। ठीक है, तो ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को डिटेल से पिछली वीडियो में बता दिया था कि तन्यता क्या है, आघातवर्धनीयता क्या है, भंगुरता क्या है, प्रत्यास्थता क्या है, कार्बन संयोजन, ढलाई। तो आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो देख कर आइए कि आपको और अच्छे से क्लियर होता जाए वर्कशॉप कैलकुलेशन। क्योंकि मैं यहाँ पे एक एक चीज़ें फिर परिभाषा वगैरह बताने लगूंगा ना, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। क्योंकि मैं 10 क्वेश्चन ही टारगेट लेकर चलता हूँ, और 10 क्वेश्चन टारगेट ये रहता है कि आप लोग इससे 50 जुड़ी क्वेश्चन कर लेंगे।
ठीक है। तो इसलिए पिछले वीडियो का आप लोग जरूर देखिएगा। अब देखिए तन्यता जो है ढलवा लोहा, यहाँ पे मैंने ऑप्शन दे दिया। मैं थोड़ा कलर बदल ले रहा हूँ, यहाँ पे आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऊपर वाली मैं रेड कर ले रहा हूँ ना। अब देखिए ऊपर जो है ढलवा लोहा है और नीचे देखिए यहाँ पे मृदु इस्पात है। मृदु इस्पात किसको बोलते हैं? लो कार्बन स्टील को। अभी ऊपर पढ़े हैं कि लो कार्बन स्टील को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो मृदु इस्पात के नाम से। एक इस्पात दिया हुआ है यहाँ, इस्पात जो है एक मृदु इस्पात यानी कि लो कार्बन स्टील जिसमें कार्बन की मात्रा 0.25% से कम होगा। और इस्पात का यहाँ मतलब है कि जो 0.25% से जिनका मान ऊपर होगा वो इस्पात में आएगा। ठीक है, तो अब चलिए इसको करते हैं। अब देखेंगे यहाँ ढलवा लोहा का, मृदु इस्पात का और इस्पात का। तो तन्यता देखेंगे तो जो ढलवा लोहा होता है ना ये घटिया होता है, इसकी तन्यता यानी कि हम इसे ढलवा लोहा जो होता है उससे खींचकर तार नहीं बना सकते। लेकिन मृदु इस्पात की तन्यता उच्च होती है और इस्पात की भी उच्च होती है, यानी कि इससे तार हम तन्यता होती है गुण, यानी कि हम इससे तार बना सकते हैं। आघातवर्धनीयता इसकी घटिया होती है ढलवा लोहा का, जबकि मृदु इस्पात और इस्पात का उच्च होता है। आघातवर्धनीयता का मतलब क्या हुआ? जिसे हम चोट देकर आकार में परिवर्तित कर ले, वो आघातवर्धनीयता होता है। लेकिन अब भंगुरता के मामले में देखेंगे तो भंगुरता देखेंगे ढलवा लोहा क्या होता है? ये भंगुर होता है, जबकि मृदु इस्पात धातु वर्धनीय होता है, यानी कि इसे पीट कर हम लोग बदल सकते हैं शेप में, आकार में, इस्पात को भी बदल सकते हैं। तो भंगुरता क्या होती है? ढलवा लोहा भंगुर होता है, बाकी ये धातु वर्धनीय होता है, यानी कि हम लोग चोट देंगे तो ढलवा लोहा टूट जाता है और मृदु इस्पात और इस्पात ये शेप बदल लेंगे अपना। अब अगला है कार्बन संयोजन। तो कार्बन संयोजन ढलवा लोहा का देखेंगे तो ढलवा लोहा 2 से 4% तक जाता है, जो कि उच्च में होता है ना। उसके बाद यहाँ पे मृदु इस्पात में आप लोगों को बता दिया था 0.25% से कम होगा तो मृदु इस्पात होगा, यानी कि लो कार्बन स्टील होगा। और उच्च कार्बन स्टील के लिए यहाँ पे क्या होगा? 0.5% से लेकर कहाँ तक? 1.5% तक, जो कि हाई कार्बन स्टील के लिए मैं बताया था, तो ये उसी को मानिए। और मृदु इस्पात के लिए जो बताया था वो। बाकी ढलवा लोहा में ये क्यों होता है? क्योंकि इसमें कार्बन की परसेंटेज वैल्यू ज़्यादा होती है, इस वजह से ये ढलवा लोहा हो जाता है। ठीक है, 2 से 4% होता है। अगला देखेंगे ढलाई के लिए। तो ढलाई के लिए का जो ढलवा लोहा है, पहला ढलवा लोहा, मृदु इस्पात, इस्पात, तो ये आसानी से ढलाई की जा सकती है ढलवा लोहा को। लेकिन मृदु इस्पात को आसानी से ढलाई की जा सकती है, लेकिन आसानी से नहीं। ठीक है, मृदु इस्पात की ढलाई की जा सकती है लेकिन आसानी से नहीं। और जो है इस्पात जो है आसानी से ढलाई की जा सकती है। ठीक है, और 7वें पॉइंट देखेंगे वेल्डिंग वगैरह देखेंगे। वेल्डिंग जो होता है ना, कास्ट आयरन जो होता है, इसकी कठिनाई से वेल्डिंग की जा सकती है, यानी कि वेल्डिंग जल्दी नहीं होता है। अगर देखिएंगे लेथ मशीन की पूरी बॉडी टूट जाती है तो वो ख़राब हो जाता है, उसकी वेल्डिंग हम लोग नहीं कर पाएंगे ना। लेकिन इस्पात जो है, इस्पात चाहे वो मृदु इस्पात हो चाहे वो इस्पात हो, यानी कि हाई कार्बन स्टील या मीडियम कार्बन स्टील हो, इसे आसानी से वेल्ड कर सकते हैं। कास्ट अभी आपने ऊपर पढ़ा था कि कास्ट आयरन को आप लोग फोर्ज नहीं कर सकते, लेकिन मृदु इस्पात और इस्पात को आप लोग फोर्ज कर सकते हैं। चिमड़पन देखा जाए तो ढलवा लोहा निम्न चिमड़पन होता है और स्टील जो होता है मृदु इस्पात या यहाँ पे इस्पात ये अच्छा चिमड़पन होता है। कार्बन के अनुसार चिमड़पन बदलता है। कठोरता देखेंगे तो ढलवा लोहा मध्यम कठोर होता है, जबकि इस्पात जो होता है मृदु इस्पात ये मृदु होता है और जो इस्पात होता है ये कठोर होता है। क्यों कठोर हो जाता है मृदु इस्पात? मृदु क्यों होता है? कार्बन की परसेंटेज वैल्यू आप लोग को याद रखना चाहिए ना। अगला सामर्थ्य, तो ढलवा लोहा का उच्च दबाव सामर्थ्य होता है लेकिन घटिया तनाव सामर्थ्य होते हैं। तनाव सामर्थ्य का मतलब है कोई पिंड है और इसको इधर से भी मैं खींचूँ इधर से भी खींचूँ तो ये तनाव को सामर्थ्य नहीं है, यानी कि ये बीच में से टूट सकता है क्योंकि ये भंगुर होता है। ठीक है, और इस वजह से इसे घटिया तनाव सामर्थ्य कहते हैं। उच्च दबाव सामर्थ्य होता है, पिंड पे देखेंगे अधिक बल लगाएंगे तो ये नहीं वो होता है क्या भंग मतलब जल्दी टूटता नहीं है। जैसे आप लोग लेथ मशीन पे बहुत ढेर सारे वजन रख देते हैं तो भी वर्क करता रहता है, लेकिन कर्तन इसकी घटिया सामर्थ्य होती है। वहीं पे मृदु इस्पात को देखा जाए तो ये मृदु इस्पात की सामर्थ्य जो है मध्यम दबाव सामर्थ्य होता है और मध्यम तनाव सामर्थ्य होता है और उच्च कार्बन सामर्थ्य होता है। लेकिन इस्पात की बात करें तो ये उच्च दबाव सामर्थ्य होता है, उच्च तनाव सामर्थ्य होता है और उच्च कर्तन होता है। तो ये आप लोग
अभी नोट नहीं किए हैं तो ये लिस्ट नोट कर लीजिएगा, और जो कार्बन की परसेंटेज वैल्यू बताया है हमने, लो कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील और मीडियम कार्बन स्टील का, उसे भी नोट कर लीजिएगा। चलिए अब देखिए, अब फटाफट क्वेश्चन करेंगे आप लोग। दिया विच कास्ट आयरन कैन नॉट बी वेल्ड, इनमें से कौन सा ढलवा लोहा को वेल्ड नहीं किया जा सकता? ग्रे कास्ट आयरन, व्हाइट कास्ट आयरन, मेलेबिलिटी कास्ट आयरन या नोडुलर कास्ट आयरन। तो याद रखिएगा, जो व्हाइट कास्ट आयरन है इसे हम लोग क्या नहीं कर सकते, तो इसे हम लोग वेल्ड नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब कास्ट आयरन जो है वेल्ड तो करते हैं, बहुत मुश्किल से ये वेल्ड होता है, लेकिन उसमें वाइट कास्ट आयरन जो है इसे हम लोग बिल्कुल वेल्ड नहीं कर पाएंगे। और वाइट कास्ट आयरन का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो ये अपघर्षण रोधी अवयव में किया जाता है, जहाँ पे अपघर्षण की ज़रूरत होती है, ठीक है। इसमें सिलिकॉन की मात्रा कम करते हुए ठंडे करने की दर से अधिक रखकर श्वेत ढलवा लोहा बनाया जाता है। अब नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट मेटल्स कंटेन इन ब्रास एलॉय, ठीक है। मैं इसके लिए एक अलग से अगले वीडियो में आप लोग लाऊंगा, पीतल मतलब कौन कौन से धातु से मिलकर आप लोगों का कौन सा धातु बनता है, इसके लिए कितना परसेंट, अगले वीडियो में जब पार्ट 6 आएगी ना उसमें मैं बताऊंगा। अभी के लिए पीतल में कौन कौन सी मिश्र धातु होती है ये देख लीजिए। तो पीतल में जो मिश्र धातु प्रयोग में लाया जाता है वो है कॉपर और जिंक, तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता से मिलकर क्या बनता है, हमारा पीतल बनता है। तांबा और जस्ता से हम लोग पीतल बनाते हैं, इतना याद रखिए। अगले वीडियो में हम आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से जितने जैसे शोल्डर है, कौन कौन सा अवयव होता है, कितना परसेंट होता है, ये सभी मैं बता दूंगा। अब अगला देखिएगा 48 नंबर दिया है, विच एलॉय यूज्ड, दिया है विच एलॉय यूज्ड इन इलेक्ट्रिक लैंप एज फिलामेंट। तो आपको पता है ना, जो विद्युत बल्ब होता है, विद्युत बल्ब में कौन सा फिलामेंट होता है, किस मिश्र धातु का फिलामेंट होता है। तो आपको ये सभी बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 10 से ही, कि इसमें विद्युत बल्ब में कौन सा धातु होता है, तो ये टंगस्टन धातु होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर देखेंगे, दिया है विच प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल पोसेस्ड बाय इट्स मेल्ट व्हेन हीट अप्लाइड। इनमें से धातु का कौन सा गुण जिसे धातु को गर्म करने पर पिघल जाता है। तो देखिए, धातु को गर्म करने पर पिघल जाता है तो उसमें कौन सा गुण होगा, धातु का कौन सा गुण कहलाएगा, तो वो गलनीयता यानी कि फ्यूजिबिलिटी कहलाएगी। फ्यूजिबिलिटी क्या होती है ये मैं बता दे रहा हूँ। कंडक्टिविटी क्या होता है, मेलेबिलिटी ये पिछले वीडियो में बताया हूँ मैं, उसको जाकर अच्छे से देख लीजिएगा। इसके अलावा बहुत से हैं जो कि गुण हैं, धातु के गुण हैं। जैसे कि धातु के गुण में आप लोग को बता देता हूँ कौन कौन से गुण, उसकी बनावट, चालकता, फिर मैं उसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, गलनीयता, ये बताया था आप लोग को। फिर यांत्रिक गुण भी आप लोग को बताया था, स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, साथ में मैं हार्डनेस, टेंसिटी, उसके बाद मेलेबिलिटी और टफनेस, ये सभी मैं प्रॉपर्टी आप लोगों से डिस्कस कर दिया हूँ। फिर भी यहाँ पे कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी होता है धातु का वह गुण जिसे ये छड़ है ना, तो एक तरफ गर्म करूँ तो दूसरा सिरा भी गर्म हो जाए, वो कंडक्टिविटी कहलाता है। या जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो, यहाँ से हम तार से जोड़ दें तो इधर भी तार में क्या रहता है, आवेशित हो जाता है, यानी कि करंट आने लगता है, उसी को कंडक्टिविटी कहते हैं। मेलेबिलिटी क्या कहलाता है, तो मेलेबिलिटी देखिए एक ये पदार्थ का गुण है, यानी कि आघातवर्धनीयता है, जिसे धातु का वह गुण होता है जिसे धातु को गर्म अथवा ठंडी अवस्था में पीट कर हम लोग चादर में बदल देते हैं, उसे हम लोग मेलेबिलिटी यानी कि आघातवर्धनीयता कहते हैं। फिजिबिलिटी का मतलब क्या होता है, तो फिजिबिलिटी का मतलब होता है धातु का वह गुण होता है जिसमें धातु को गर्म करने पर वह गलकर द्रव अवस्था में बदल जाती है, उसी को गलनीयता कहते हैं, ठीक है। तो अलग अलग धातु के लिए अलग अलग मान होता है गलनीयता। जैसे मैं कुछ का मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दे रहा हूँ। जैसे पिटवा लोहा होता है ना, पिटवा लोहा, ठीक है। पिटवा लोहा, इसका जो तापमान याद रखिएगा, ये 1500 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, द्रव में बदल जाता है, पिटवा लोहा, ठीक। और तांबा यहाँ पे रख लीजिए, तांबा का गलनांक याद रखिएगा। तो तांबे का जो गलनांक होता है ये 1084 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है तांबे का गलनांक, 1084 डिग्री सेल्सियस। जबकि ढलवा लोहा का भी आप लोग गलनांक याद रखेंगे, तो ढलवा लोहा कितने डिग्री सेल्सियस पे, तो ये 1200 से लेकर 1300 डिग्री पे ये क्या हो जाता है, गल जाता है ढलवा लोहा। तो ये अलग अलग लोहे या तांबे का ये अलग अलग वैल्यू होता है, जो कि इतने डिग्री सेल्सियस पे जाता है तो क्या हो जाता है, द्रव अवस्था में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
मैं सारी, आप लोग पिछले वीडियो देखेंगे तो मेल्टिबिलिटी, टेंसिटी, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी बता दिया है। बस आपको इसे टिक करना है। दिया है कि विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल है इट्स पावर ऑफ रिटर्निंग टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर द अप्लाइड फोर्स इज रिलीज। बोला जा रहा है कि धातु का कौन सा गुण जो बल लगाने पर विरूपण तथा बल हटाने पर वापस अपने पूर्व अवस्था में आ जाता है, तो इसे कहते हैं इलास्टिसिटी। मैंने बता दिया था इलास्टिसिटी क्या होती है। तो इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि धातु का वह गुण जिसके कारण धातु पर बाह्य बल लगाने पर उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है, परंतु लगाए गए बल को हटाने पर वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। जैसे एक धातु है, ये छड़ है, ठीक है, और इस छड़ को मैंने बल लगाया, बल लगाने के कारण ये क्या हो गया, कुछ टेढ़ा हो गया, ठीक है, और इस टेढ़े फिर मैं बल हटा लिया, बल हटाऊं तो फिर ये अपने प्रारंभिक अवस्था में पुनः आ जाता है, तो उसी को बोलते हैं इलास्टिसिटी। यानी कि आकार में वो परिवर्तन का विरोध करता है, जल्दी वो परिवर्तन नहीं होने देता। अगर वो मान लीजिए कि आकार बदला है तो फिर अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है, उसी को इलास्टिसिटी बोलते हैं। जैसे इलास्टिसिटी का अच्छा उदाहरण हम आप लोग को बता दें, स्प्रिंग को दबाते हैं, स्प्रिंग जो बना रहता है उसको दबाकर हम लोग छोटा कर देते हैं या बड़ा करते हैं, फिर वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है, इसी को बोला जाता है इलास्टिसिटी। तो उम्मीद करता हूँ ये पार्ट 5 भी आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, और पिछले वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा, और आगे की वीडियो पार्ट 6 में हम लोग मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा कि उनको भी पता चल पाए कि अपनी वर्कशॉप कैलकुलेशन अच्छे से वो लोग पढ़ पाए, जिससे उनको अपने एग्जाम में 100% क्वेश्चन को करके आ पाए बिल्कुल अपने दम पे, ठीक है, किसी की सहारा न ले। तो प्लीज़ उनके साथ शेयर करिएगा। और देखिए मॉक टेस्ट के लिए ऑनलाइन आप लोगों का पेपर हो रहा है, तो मॉक टेस्ट के लिए आप लोग को कहाँ जाना है, successcareer.co.in पर जाइएगा, वर्कशॉप कैलकुलेशन के वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएंगे मॉक टेस्ट, ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2, 3 का, और मॉक टेस्ट लगाएंगे। और यही वीडियो वहाँ भी अपलोड है वेबसाइट पे भी। यदि आपको मॉक टेस्ट में जहाँ भी नहीं समझ में आता है तो आप वही नीचे लगे वीडियो को देखकर आप लोग समझ सकते हैं। तो ये आपकी पूरी हेल्प के लिए बनाई गई है वेबसाइट। आप लोग वेबसाइट पे जरूर विजिट करिएगा www.successcareer.co.in, ठीक है। PDF भी आपको यहीं से मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा। लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।